Yes, class 12. We were doing chapter number first of business study. So अभी तक हमने क्या किया, मैनेजमेंट के मीनिंग को अच्छी तरह से पढ़ा कि मैनेजमेंट का क्या मीनिंग होता है. देन उसके बाद हमने पढ़ा कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, और देन इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा, और फिर देन देखा हमने कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. वी ऑल नो दैट कि एक नंबर का क्वेश्चन आपका इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी की केस स्टडी में आता ही है, जिसमें आपसे वो पूछते हैं कि इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी में कौन सी चीज इस क्वेश्चन में दी गई है. चलिए, वो चीज हम अच्छी तरह से कर चुके हैं. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट की विशेषताएं भी हम इसको बोलते हैं, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट. तो जैसे हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट होता क्या है बेटा. मैन मतलब आप मैन को मैनेज करें, या मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कि आप लोगों से कैसा काम करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट. आप लोगों से काम करवाने की कला ही क्या है, मैनेजमेंट होती है. तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्यों करते हैं. मैनेजमेंट सबसे पहले मैनेजमेंट इसलिए की जाती है कि कोई गोल होता है हमारा, कोई ऑब्जेक्टिव है जो हमें अचीव करना है. सपोज आपका एग्जाम है और आपको ऑब्जेक्टिव है अचीव करना कि आपको पास होना है उस एग्जाम में, या फिर आपको 90% प्लस आपको मार्क्स लेने हैं, तो ये आपका गोल है. और वो क्योंकि गोल है, इसी तरह इसी गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं, आप अपनी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं. मतलब अपने सारे एफर्ट्स आप उसके तरफ डायरेक्ट कर देते हैं ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाए. तो हम कह सकते हैं कि अगर आपका कोई गोल नहीं है, सपोज अब इस टाइम मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास कोई गोल नहीं है, तो मैनेजमेंट करने की भी कोई जरूरत नहीं है. तो मैनेजमेंट करने की जरूरत कब है, जब आपके पास कोई गोल या कोई ऑब्जेक्टिव है और आप उसको अचीव करना चाहते हैं, तो फिर आपको हर चीज मैनेज करने की जरूरत पड़ती है ताकि आप क्या कर सके, उस गोल को अचीव कर सके. तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव को गेट करने का एक सोर्स है. ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट्स टुवर्ड्स व्हिच ऑल द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डायरेक्टेड. मतलब जहां पर आप लास्ट में पहुंचना चाहते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं. तो मैनेजमेंट क्या करती है, इसमें मैनेजमेंट क्या करती है, यूनाइट द एफर्ट्स. वो सभी के एफर्ट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो सभी लोगों के एफर्ट्स, जो भी लोग काम कर रहे हैं उन सब के एफर्ट्स को यूनाइट करके एक डायरेक्शन दे देती है ताकि सबके सब लोग क्या करें, उस गोल को अचीव करने में लग जाए. तो मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. हाउ, बिकॉज इट यूनाइट्स द एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल, इट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जो भी लोग काम करें सबके सब एक ही डायरेक्शन में काम करें और अल्टीमेटली गोल को अचीव कर लें. सेकेंड इज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अभी मैंने कल आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको करवाया था कि मैनेजमेंट क्या होता है. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. तो किस चीज की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इट्स फंक्शंस. फंक्शंस की प्रोसेस है. हमें पता है कि मैनेजमेंट में कितने फंक्शंस होते हैं, 5 फंक्शंस होते हैं. कौन कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. कल मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था वीडियो पे कि कैसे हमने एक स्कूल का एग्जांपल लिया, तो कैसे पहले प्लानिंग होती है, देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग. तो जैसे आपका एक काम खत्म होता है दूसरा काम शुरू हो जाता है, दूसरे काम के लिए प्लानिंग शुरू हो जाती है, फिर देन ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक लगातार चलते रहने वाली प्रोसेस है जो कि कभी भी खत्म नहीं होती किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. सेकेंड थिंग जो हम इसमें लिखेंगे, पहले तो हमने क्या लिखा कि मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो लगातार चलती रहती है. देन फिर से अगेन प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफ करते हैं, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. सेकेंड थिंग हम इसमें ये लिखेंगे कि जरूरी नहीं है कि ये आप एक जगह प्लानिंग चल रही हो तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली जरूरी ये भी हो सकता है कि साइमल्टेनियसली ऑर्गेनाइजिंग भी चल रही हो. कैसे, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा. सपोज एक तरफ प्रिंसिपल सर हैं, वो प्लान कर रहे हैं कि आगे एक्टिविटीज को फ्यूचर या जो ये ईयर चल रहा है उसमें हम एनुअली क्या करने वाले हैं, तो इस तरफ प्लानिंग चल रही है. दूसरी तरफ एचआर जो डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है, लोगों को अपॉइंट कर रहा है, टीचर्स को अपॉइंट कर रहा है. तो जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक काम हो,
काम साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं, एक तरफ प्लानिंग चल रहा है तो दूसरी तरफ स्टाफिंग चल रहा है। तो जो आपका मैनेजमेंट है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ना रुकने वाला प्रोसेस है। अगर आपने सोचा है कि आप गोल को अचीव करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट चलती ही रहेगी जब तक कि आप गोल को अचीव नहीं कर लेंगे। Then third is management is intangible force, intangible process है, intangible force। मैनेजमेंट इंटेंजिबल है, मैनेजमेंट जिसको which we can't see और which we can't touch, जिसको हम देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। तो फिर कैसे पता चलेगा कि मैनेजमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं? इसको पता लगाने का सबसे अच्छा सोर्स ये होता है सॉरी सबसे अच्छा सोर्स ये होता है कि आप ये देखें कि क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अच्छे तरह से कम रिसोर्सेज में अचीव कर पा रही है या नहीं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को कम रिसोर्सेज में अचीव कर रही है तो इसका मतलब मैनेजमेंट वहाँ की बहुत अच्छी है, सक्सेसफुल है, गुड है। हम कह सकते हैं मैनेजमेंट इज गुड। अगर सपोज कोई मैनेजमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब मैनेजमेंट इज नॉट गुड, मतलब मैनेजमेंट में कोई कमी है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रही है। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल प्रोसेस है, हमें दिखती नहीं है लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। कैसे फील कर सकते हैं? हम देख के कि क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के या फिर नहीं हो पा रहे। हो पा रहे हैं, मैनेजमेंट इज गुड। नहीं हो पा रहे तो मैनेजमेंट इज नॉट गुड, राइट? Then next is management is a group activity. We all know that beta management is a group activity. ग्रुप के साथ ही मैनेजमेंट होती है। सपोज एक ही पर्सन है जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो मैनेज करने की क्या जरूरत है? एक पर्सन अपने हिसाब से काम कर लेगा। तो मैनेजमेंट एक ग्रुप में होती है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी होती है, मतलब सबके सब मिलके काम को क्या कर रहे हैं? मैनेज कर रहे हैं। कैसे होता है बेटा? इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। अभी हम यहाँ पर पढ़ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस टॉपिक को डिटेल में करेंगे। सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? मैन्युफैक्चर करती है, परचेज भी करती है, देन सेल भी करती है, ठीक है? तो अब वो क्या क्या करती है? सपोज वो मैन्युफैक्चर कर रही है तो प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन से पहले उसको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तो देयर विल बी परचेज डिपार्टमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, परचेज डिपार्टमेंट। देन उसके बाद कौन सा डिपार्टमेंट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि जहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या होगा? थर्ड सेल डिपार्टमेंट होगा वहाँ पर, क्योंकि सेल्स पर्सन होंगे जहाँ पर उन चीज़ों की सेल करने के लिए प्लानिंग हो रही होगी या सेल कैसे करना है इसके बारे में। तो अभी मैं छोटा सा एग्जांपल लेते हैं क्योंकि अभी मैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट नहीं पढ़ा है। तो अब इन सब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप है ये क्या करेगा? मैनेज करेगा अपनी एक्टिविटीज को, सब मिलके चलेंगे और तब ये क्या करेंगे? अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। तो हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी जिसमें सबके एफर्ट्स इंक्लूड होते हैं। अगर इनमें से कोई भी अपने एफर्ट्स को नहीं अच्छी तरह से कर रहा है तो इसका मतलब गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, जहां पर भी ग्रुप ऑफ पर्सन है वहां पर उनको मैनेज करने की जरूरत पड़ती है। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? एक डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन का मतलब ये है बेटा, एक चीज ध्यान रखना, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आगे हम करेंगे इस चीज को। तो मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन इसलिए है क्योंकि मैनेजमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डील करना पड़ता है। देयर आर टू टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दो तरह के एनवायरनमेंट, दो तरह के होते हैं। दैट इज यस मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। तो हम सबको पता है बेटा कि मैनेजमेंट, अगर सपोज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करना पड़ता है? डील करना पड़ता है। तो इंटरनल कौन कौन से एनवायरनमेंट है जो मैनेजमेंट को डील करने पड़ते हैं? दैट इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी आपका एक चैप्टर है एनवायरनमेंट के, उस पर हम वो करेंगे, बट अभी फिलहाल थोड़ा सा समझिए। इंटरनल एनवायरनमेंट बेटा वो एनवायरनमेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक उसके एम्प्लॉयज या फिर उसके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का स्ट्रक्चर है, तो उस पर तो इजीली मैनेजमेंट कंट्रोल कर सकती है। उसको पता है क्या चीज़ें चेंज करनी है, अपनी पॉलिसीज चेंज करनी है, एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शंस का भी चेंज करना है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट, अब आपका घर है, घर का इंटरनल एनवायरनमेंट आप बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं।
आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उस चीज़ को चेंज कर दीजिए। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन का बाहर का एनवायरनमेंट, मतलब बाहर के चेंजेस। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हर एक मैनेजमेंट को डील करना पड़ता है। जैसे हम लोग भी अपने बाहर के, फैमिली के बाहर का एनवायरनमेंट तो नहीं चेंज कर सकते ना, तो ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का एनवायरनमेंट चेंज नहीं किया जा सकता। बाहर के एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है। सपोज गवर्नमेंट क्या कर दे, कुछ चेंजेस कर दे, एक्ट में चेंजेस कर दे, तो ऐसे टाइम में हर एक मैनेजमेंट को रेडी रहना चाहिए कि वो भी क्या करे, अकॉर्डिंगली अपने आप को भी या अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी उसके अकॉर्डिंग, बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर ले, अपने आप को चेंज कर ले। तो इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट डायनेमिक है, मैनेजमेंट को अपने आप को चेंज करते रहना पड़ता है, इसको अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, बार बार अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ताकि अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। सपोज कोई, हम इसी का एग्जांपल लेते हैं, पॉलिटिक्स में लेते हैं। सपोज गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, जो कि हमारे बिजनेस में हमने जब प्लान किया था तब हमने ये चीज़ सोची नहीं थी कि ऐसा भी चीज़ हो सकता है, चेंज हो सकता है, और उसने चेंज कर दी। तो अब मैनेजमेंट को जरूरत पड़ती है कि वो भी अपनी पॉलिसीज और प्लान्स को चेंज कर सके, चेंज करे, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर पाए। तो इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनामिक प्रोसेस, मैनेजमेंट को चेंज होते रहना चाहिए। मैनेजमेंट को चेंज होता रहना चाहिए मतलब एम्प्लॉयज़ की बात नहीं हो रही, मतलब मैनेजमेंट के तरीकों को या फिर प्लानिंग को चेंज करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देन मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है, मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं। तो मैनेजमेंट के कौन कौन से डायमेंशंस हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज वर्क डायमेंशन, देन पीपल डायमेंशन, एंड देन थर्ड इज एक्टिविटीज, या फिर मैं ऑपरेशंस भी लिख सकती हूँ, एक्टिविटीज। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले देखते हैं वर्क। वर्क कैसे मैनेज होता है? वर्क में आता क्या है? वर्क का मतलब फॉर विच द ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टैब्लिश, मतलब जिस काम के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया गया है, तो मैनेजमेंट को ये देखना पड़ता है कि क्या वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उसको कैसे अचीव कर पाए उस गोल को। सपोज एक स्कूल है, स्कूल किस लिए हमने एस्टैब्लिश किया? स्कूल किस लिए एस्टैब्लिश होता है? टू इम्पार्ट द एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने के लिए ही स्टार्ट किया जाता है। तो उसका मेन वर्क क्या है? मेन वर्क है कि स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना, राइट? दिस इज द वर्क। देन कम टू पीपल। अब मैनेजमेंट को सबसे इम्पोर्टेंट पीपल से डील करना पड़ता है। पीपल, उसके एम्प्लॉयज, और वो एम्प्लॉयज जो कि अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। मैनेजमेंट को जरूरत पड़ती है कि जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं लोग, या अलग अलग थिंकिंग के लोग हैं, जो कि उसके एम्प्लॉयज हैं, उन सब के एफर्ट्स को क्या करे, वो यूनाइट करे, मतलब उन सबको साथ लेके चले, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं। ठीक है, तो अब पीपल को जो डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट नेचर या डिफरेंट थिंकिंग के हैं, उन लोगों को एक जैसी डायरेक्शन में लेकर चलना ही मैनेजमेंट का सेकेंड वर्क होता है। थर्ड इज ऑपरेशंस। इसके अलावा अब हमने एक वर्क तो देखा है, गोल था हमारा टू इम्पार्ट द एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स को एजुकेशन देना तो हमारा काम था, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं? जैसे आपको अपॉइंटमेंट करनी पड़ती है प्रिंसिपल की, टीचर्स की, डायरेक्टर्स अपॉइंट होते हैं, या फिर कैसे स्टूडेंट्स को आपको दे तो क्लासेस कैसे अरेंज करनी है, टाइम टेबल बनाना है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ती हैं। मतलब वर्क और ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है? वर्क मीन्स हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और ऑपरेशन जो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप काम करते हैं, वो किस में आता है? ऑपरेशन। तो इसके अलावा मैनेजमेंट को ये भी देखना होता है कि ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, वो बिल्कुल बेस्ट और प्रॉपर वे में हो। तो हम कहते हैं कि मैनेजमेंट क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, मतलब मैनेजमेंट के बहुत सारे डायमेंशंस हैं, वर्क, पीपल एंड देन ऑपरेशन। जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, उसको क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। तो राइट, यहाँ पर हमने कर लिया, दैट इज फीचर ऑफ मैनेजमेंट। एक चीज़ बेटा ध्यान रखना, 12th में है आप, तो प्रेजेंटेशन शुड बी गुड।
तो जब भी हम अपना एग्ज़ाम लिखते हैं तो हमेशा एक फ्लो चार्ट में जिस चीज़ के भी पॉइंट्स होते हैं, लाइक फीचर्स के पॉइंट्स होते हैं, मेरिट डिमेरिट्स, जहाँ पर जिसके पॉइंट्स होते हैं, जिस टॉपिक के पॉइंट्स हैं, तो आप क्या कीजिए, इसको चार्ट में रिप्रेजेंट कीजिए। लाइक आप एक थोड़ा सा स्पेस निकालिए अपने पेपर में, और पेपर में क्या कीजिए, एग्ज़ाम पेपर में इसको चार्ट के थ्रू या ऐसे करके इसके क्या लिख दीजिए, हेडिंग लिख दीजिए थोड़ा से स्पेस पे, ज़्यादा स्पेस पे यूज़ नहीं करना। तो आप जैसे आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो उसी टाइम में टीचर को पता चल जाता है, सपोज ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं तो टीचर्स को पता चल जाता है कि ये इस बच्चे को सब कुछ आता है, वो सीधा फ्लो चार्ट पे चेक करता है, और कई बार एक्सप्लेनेशन भी चेक नहीं होती है। बट इसका ये मतलब नहीं कि एक्सप्लेनेशन आप सही तरह से नहीं लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह से लिखेंगे, बट मेन बात ये होती है कि अगर आप फ्लो चार्ट बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन जो आप अटैम्प्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह से डिस्प्ले होता है, मतलब बहुत अच्छी तरह से आप उसको क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हम कर चुके हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस कर चुके हैं, सॉरी। तो आपने 11th में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे कि बिजनेस के बहुत से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब चलो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। तो अब ये ध्यान देंगे बेटा, ऑब्जेक्टिव्स होते क्या है। अगर मुझे एक ही लाइन में बोलना पड़े कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो मैं ये कहूँगी कि ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट। ऑब्जेक्टिव्स वो क्या है, एंड पॉइंट है, जहाँ पर हम सब पहुँचना चाहते हैं। जैसे सपोज आप गेट करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड पॉइंट। जैसे आप एंड पॉइंट मीन्स अच्छे मार्क्स को गेट करना। तो आई कैन राइट कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्टिव्स हैं क्या। ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट, लास्ट के पॉइंट जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। एंड पॉइंट्स टूवर्ड विच activities of the organization are directed. Activities of the organization are directed. ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो एंड पॉइंट है जहाँ पर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे उसके सारे के सारे जो काम हैं वो सिर्फ उस ऑब्जेक्टिव्स को गेट करने के लिए लगे हुए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट टूवर्ड्स विच एक्टिविटीज और जिसके जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो सारी किस चीज़ को अचीव करने में लगी हैं, उन एंड पॉइंट को, जो कि हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव होता है, राइट। अब वेरियस टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक मैनेजमेंट के। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हैं किसी बिजनेस की, या मैनेजमेंट हो रही है, तो मैनेजमेंट का सबसे मेन काम तो ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स होता है कि ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले वो ये कोशिश करता है कि ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आपका बिजनेस है वो स्टैंड करे इन द मार्केट, मतलब आप कहीं ना कहीं सर्वाइव कर जाए। वी नो दैट देयर इज अ लॉट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में बहुत कंपटीशन है। ऐसे टाइम में पहले तो आपके सामने ये चैलेंज होता है मैनेजमेंट के सामने कि आप कहीं ना कहीं उस कॉम्पिटिटिव एरिया में सर्वाइव कर जाए, कि आप भी कहीं ना कहीं वहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाए। तो जैसे ही आप सर्वाइव कर जाते हैं तो नेक्स्ट, अब आप वहाँ पे हो गए, आपका भी नाम हो गया दैट आपके भी एक बिजनेस है, राइट। अब नेक्स्ट सर्वाइव करना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रॉफिट अर्न करना भी इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, वी ऑल नो दैट कि प्रॉफिट, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, इसके अलावा कॉस्ट है जिसको कवर करेगा आपका प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ सर्वाइव करना नहीं, सर्वाइव कीजिए, सर्वाइव के बाद आप सोचिए कि आप कैसे प्रॉफिट अर्न करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। देन थर्ड, ग्रोथ करना। जैसे ही आप प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट कर देते हैं तो नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि अब वो ग्रोथ करे अपने बिजनेस में। ग्रोथ करना मीन्स कि अपने बिजनेस को क्या करे, बढ़ाए, तो दैट इज कॉल्ड ग्रोथ। तो हम कह सकते हैं कि मेन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक मैनेजमेंट के, सबसे पहले सर्वाइव, फिर वो सर्वाइव करे इन द मार्केट, इन द बिजनेस कम्युनिटी, वो क्या करे, सर्वाइव कर जाए। जैसे ही सर्वाइव करना, लॉन्ग रन के लिए सर्वाइव करना, ऐसे नहीं कि थोड़े टाइम के लिए सर्वाइव किया और बिजनेस खत्म हो जाए, नो। कोशिश रहती है कि लॉन्ग रन तक एक बिजनेस क्या करे, सर्वाइव करे, ये मैनेजमेंट का काम है। सेकेंड, प्रॉफिट अर्न करना, ताकि वो अपनी कॉस्ट और अपने रिस्क को क्या कर सके, कवर कर सके। तो कॉस्ट और रिस्क को क्या कवर करने के लिए उसको प्रॉफिट की जरूरत होती है। सर्वाइवल, लॉन्ग रन सर्वाइवल चाहिए कि हम लंबे टाइम तक बिजनेस में रहें,
देन ग्रोथ, फिर उसके बाद एक्सपेंड करना बिजनेस को। तो एक्सपेंड कैसे किया जाता है, पता कैसे चलता है कि बिजनेस की ग्रोथ हुई, तो कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, सेल्स। तो अगर आपकी सेल इंक्रीज हो रही है तो आप ग्रो कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब आपको जरूरत पड़ रही है ज्यादा लोगों की, तो इसका मतलब आप ग्रो कर रहे हैं। तो इन सब चीजों से हमें क्या पता चलता है, ग्रोथ पता चलती है एक बिजनेस की, बिजनेस कितने ग्रो कर रहा है। कम टू सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव हम सबको पता है जो किसके लिए होते हैं, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। हम इसमें हमेशा से एक पॉइंट लिखते हैं कि हर एक बिजनेस, हर एक मैनेजमेंट सोसाइटी से रिसोर्सेज को गेट करती है। तो मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव है कि वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए भी कुछ ना कुछ करे। तो ये चीज़ें तो है, हम आजकल के टाइम में ये नहीं कहते सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जबकि उसको सोसाइटी के लिए भी कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो फर्स्ट क्या है, हम सब कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि सोसाइटी के लिए अच्छा है। तो नेचुरली फर्स्ट क्या आता है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब सबसे पहले क्या होता है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बेटा हम क्या लिखेंगे कि हमने क्या करना है, जो मोस्ट बैकवर्ड एरियाज के, जो बैकवर्ड पीपल हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं या डिसएडवांटेज्ड पीपल हैं, लाइक हैंडीकैप्ड पीपल हैं, तो मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे। ऐसे लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट गेट करने में अनेबल होते हैं या किसी भी कमी की वजह से वो एम्प्लॉयमेंट नहीं गेट कर पा रहे हैं, तो मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उन लोगों को, कौन कौन से लोगों को, डिसएडवांटेज्ड पीपल, एडवांटेज्ड पीपल, हैंडीकैप्ड पीपल, बैकवर्ड पीपल, जो थोड़े से पिछड़े हुए इलाकों से आते हैं, तो इन सब लोगों को क्या करे, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे इनके लिए, इनको भी एम्प्लॉयमेंट दे ताकि ये लोग भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई कर सकें। देन सेकेंड इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए कि वो जो भी प्रोडक्शन करे या जो भी वर्क करे वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। वी ऑल नो दैट पोल्यूशन इज गेटिंग हाई एंड हाई डे बाय डे। पोल्यूशन बढ़ रहा है तो कोशिश करो कि ऐसी एक्टिविटीज़ ना हो जो कि पोल्यूशन में और इंक्रीज करें। तो कोशिश करनी चाहिए कि वर्क जो हो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली वे से ही हो। देन थर्ड इज इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम कैसे कर सकते हैं, अब कई बार पढ़ते हैं जैसे बिजनेस, कई टाटा, विप्रो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग लोगों की भलाई के लिए कुछ डोनेशन करते हैं। कई बार वो लोग स्कूल्स खुलवा देते हैं, हॉस्पिटल्स खुलवा देते हैं, क्लिनिक्स खुलवा देते हैं, पार्क्स खुलवा देते हैं। तो ये सब चीज़ करते हैं जिससे क्या होता है, कम्युनिटी जो भी सोसाइटी है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो बिजनेस को, एक मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी इंक्रीज करने की सोचनी चाहिए। और वो कैसे इंक्रीज हो सकता है, जब वो क्या करे, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ काम करे, जैसे कि स्कूल खुलवाए, हॉस्पिटल खुलवाए, जिससे कि लोगों की डेवलपमेंट हो और उसके बाद उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो। कम टू थर्ड, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बेटा जहाँ पर मैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव या पर्सनल नाम लेती हूँ तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ पर मैं एम्प्लॉयज के बारे में बात करती हूँ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स एम्प्लॉयज के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैनेजमेंट के कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो मैनेजमेंट को एम्प्लॉयज़ के लिए क्या करना चाहिए, हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ को अच्छी वेजेस देनी चाहिए, अच्छी सैलरीज देनी चाहिए, अच्छा बोनस देना चाहिए, ठीक है। फिर अब एक सिंपल सी बात करो बेटा, अगर मान लो सपोज इफ यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हो, तो सबसे पहली नीड हमारी क्या होती है, हम देखने की सैलरी कितनी है, राइट। सबसे पहले हमारी मॉनिटरी नीड्स होती हैं कि सैलरी कितनी है, हमें कितना कमीशन मिलेगा, कितना बोनस मिलेगा, हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं। और जब आप एक टाइम पे पहुंचते हैं जब सफिशिएंट आप सैलरी गेट कर रहे हैं, इफ यू डोंट वांट एनी मोर, आप चाहते नहीं इससे ज़्यादा सैलरी नहीं, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे सैलरी से ज़्यादा क्या चाहिए, सोशल नीड्स मुझे पूरी करनी है। सोशल नीड्स में मुझे चाहिए प्रमोशन, चाहिए लोग मुझे जाने कि मैं एक अच्छे पोस्ट पे काम करूं, तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल नीड। क्योंकि आप पैसों के साथ साथ अपनी सोशल नीड्स भी चाहते हैं, अपनी सिक्योरिटी भी चाहते हैं। और जब आपको ये दोनों चीज़ें गेट हो जाती हैं, आप बहुत अच्छी सैलरी गेट कर रहे हैं, आपकी लोगों में बहुत ज़्यादा पहचाने जाते हैं, प्रमोशन हो गया, और फिर थर्ड लेवल नीड होती है बेटा लोगों की, क्या होती है, या किसी भी ह्यूमन बीइंग की क्या होती है, हायर लेवल नीड।
जहाँ पर वो चाहता है कि मैं अपने आप को डेवलप करूँ, मतलब जो मुझे चाहिए, मतलब एक पॉइंट होता है जहाँ तक मुझे पहुँचना है, जो मेरी लाइफ का एक सपना था, ड्रीम था, तो मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो मेरी वो थर्ड नीड अराइज हो जाती है। मतलब एम्प्लॉयज़ के साथ भी ऐसा ही होता है। एम्प्लॉयज़ की सबसे पहले फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, तो कोशिश करनी चाहिए मैनेजमेंट को कि उनकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करे, मतलब सैलरी, कमीशन, ये सब चीज़ें देके उनको जो पैसों से रिलेटेड नीड्स हैं उनको क्या करे, फुलफिल करे, ताकि एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहें। सोशल नीड्स, और फिर उसके बाद वो क्या चाहता है, रिकग्निशन चाहता है, रिकग्निशन द सोसाइटी, प्रमोशन चाहता है, वो चाहता है कि 10 लोग उसको जाने। तो फिर नेक्स्ट क्या होता है कि सोशल नीड्स पूरी करे उसकी। देन थर्ड इज हाई लेवल नीड्स। जब वो सब कुछ गेट कर लेता है तो हाई लेवल नीड्स क्रिएट होती है, मीन्स अपने आप को सेटिस्फाई करना, कि मतलब लाइफ में जो ड्रीम था, अपनी डेवलपमेंट का ड्रीम था, उसको अचीव करना। देन फिर कोशिश करनी चाहिए मैनेजमेंट को कि उनकी हाई लेवल नीड को भी वो क्या करे, पूरा करे, राइट। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि अगर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फाई होते हैं तो वह हमेशा क्या करते हैं, अपना 100% देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। और अगर एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सेटिस्फाइड फ्रॉम द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से वो सेटिस्फाइड नहीं है, किसी भी नीड को पूरा नहीं कर पा रही है उनकी, तो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो कभी भी अपना 100% ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मैनेजमेंट के 3 टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्या आएगा आपका, सर्वाइवल, प्रॉफिट, एंड देन थर्ड इज ग्रोथ। देन उसके बाद आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। नेचुरली ऑर्गेनाइजेशन के साथ सोशल ऑब्जेक्टिव जरूरी है, जिसमें क्या आता है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों का यूज करें। तो ये सब चीज़ें किसमें आती हैं आपकी, सोशल में, सोशल ऑब्जेक्टिव में आती है। देन थर्ड ऑब्जेक्टिव पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल इज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एम्प्लॉयज के लिए क्या चाहिए होती है, उनकी फाइनेंशियल नीड्स होती है, सोशल नीड्स होती हैं, देन हायर लेवल नीड्स होती हैं, उन सबको कंप्लीट करना। तो ये किसका, एक मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ द मैनेजमेंट। और आप अगर ऐसे चार्ट में अगर आप दिखाते हैं, आप अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करते हैं बेटा, और उसके बाद उसके एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, तो उसका इफेक्ट बहुत ही अच्छा पड़ता है, राइट। तो कोशिश करेंगे जहाँ पर भी आपको पॉइंट्स में लिखना है तो एक चार्ट के थ्रू उसको प्रेजेंट कीजिए, थोड़े से स्पेस पे, ज़्यादा स्पेस लेकर भी नहीं, राइट। और कल हम क्या करने वाले हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड देन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।